जब देश की सुरक्षा का सवाल हो तो समुद्र भी अपना वीर मांगता है और वो है आईएनएस तारागिरी। एक ऐसा वॉरशिप जो भारत की शक्ति का प्रतीक बन रहा है। तो दोस्तों, आज का लेक्चर आईएनएस तारागिरी की कैपेबिलिटी, डिजाइन और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए डेडिकेटेड है। तो लेक्चर में अंत तक बने रहें और देखिए कि किस तरीके से आईएनएस तारागिरी भारत की शक्ति का प्रतीक बन रहा है। आईएनएस तारागिरी क्या है? जब भी हम लोग बात करते हैं बच्चों आईएनएस की, तो याद रखेगा आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। जब भी हम लोग बात करेंगे आईएनएस की, तो आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। ठीक उसी तरीके से हम लोग पीएनएस की बात करेंगे तो पाकिस्तान नेवल शिप, यानी कि नेवल शिप होता है एनएस। बाकी कंट्री का नाम आप लोग लगा लीजिए, सब मैच हो जाएगा। और ये आईएनएस तारागिरी को बनाया है मैजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड। ये एक कंपनी है जो कि शिप्स बनाती है और मुंबई की कंपनी है, याद रखिएगा मुंबई की कंपनी है जो कि शिप्स बनाती है। अब ये कमीशन किया जाएगा कब? दिसंबर 2025 में, और डेट अभी तक अनाउंस नहीं है। सर आप लेक्चर क्यों दे रहे हैं अगर ये कमीशन अभी तक नहीं हुआ है? तो बिल्कुल देखिए, जब भी शिप बनती है ना, तो कमीशन का मतलब क्या होता है? उसको कंप्लीटली हैंड ओवर कर देना कि सर नेवी, अब देखिए ये शिप बन गई है, इसमें अब कुछ भी नहीं करना है, अब इसको पानी में ले जाओ और पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दो, चाइना की लंका लगा दो, एक तरीके से ये कह दो। मतलब आप जाओ दुश्मनों के धज्जियां उड़ा दो, इस शिप को लेकर के आप काम करना शुरू कर दो। उसका मतलब क्या होता है? कमीशन करना। तो ये शिप बनाई गई है, अभी थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है, अभी ये कमीशन नहीं हुआ है, लेकिन दिसंबर में ही कमीशन हो जाएगा। हाँ, अब ये अनवील जरूर हुआ है, यानी इसका अनावरण जरूर किया गया है। अनावरण का मतलब क्या होता है? हमारी सरकार या हमारी नेवी बिल्कुल मीडिया के सामने आकर के सीना ठोक के बोलेगी कि यस, हमने आईएनएस तारागिरी बना दिया है, अब इसको हम लोग कमीशन करेंगे। तो ये अनाउंसमेंट कहते हैं अनावरण को। तो अनावरण हो चुका है, अनाउंसमेंट हो चुका है, अभी कमीशन होना बाकी है। ठीक है, अब देखते हैं किस तरीके की शिप है। तो बच्चों, ये जब नेवी ने हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री को कहा था कि देखिए हमें हाई क्वालिटी की ऐसी शिप चाहिए जो कि दुश्मन के एरिया में जाए और दुश्मन को पता भी ना चले, या दुश्मन पे अगर अटैक करे तो उसका वार खाली ना जाए। एक ऐसी शिप चाहिए जिसमें हम बहुत सारे हथियार रख सकें। ठीक है, टॉर्पेडोज भी रख सके, ब्रह्मोस भी रख सके, मिसाइल भी रख सके, AK-600 भी रख सके, मतलब बहुत सारे हथियार को हम लोग उस शिप पे रख सके। हमको एक ऐसा शिप बना के दो भाई। तो यहां पे डिफेंस मिनिस्ट्री ने तय किया था कि ठीक है ना सर, हम अपनी नेवी को मजबूत करने के लिए शिप बनाएंगे। और कितनी शिप बनाएंगे? तो 7 शिप बनाएंगे, याद रखना कितनी? 7 शिप बनाएंगे। और इसका नाम क्या रखेंगे? एक क्लास होती है ना, ठीक है, क्लास नाम रखेंगे, तो इसका नाम रखेंगे नीलगिरी क्लास। ठीक है, इसका नाम रखेंगे नीलगिरी क्लास। क्लियर अपॉन यहाँ पे। अब सर ये नीलगिरी क्लास क्या होता है? ठीक है, जिस तरीके से आप लोग देखना, जब आप लोग ये लॉन्च करते हो ना, हमारा हम ये जो लॉन्च होता है 2G 3G 4G 5G 6G, है ना, तो ये 2G मतलब सेकंड जनरेशन, 3G मतलब थर्ड जनरेशन, 4G मतलब फोर्थ जनरेशन, मतलब ये जनरेशन जनरेशन एक सीरीज हो गई ना। इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? नीलगिरी सीरीज बनाएंगे। नीलगिरी 1, नीलगिरी 2, नीलगिरी 3, नीलगिरी 4, नीलगिरी 5, नीलगिरी 6, नीलगिरी 7। समझ आया? ये तो सीरीज का नाम हो गया। अब इसी सीरीज में जितने भी शिप बनाएंगे सभी शिप्स को हम लोग नाम देंगे। समझ गए? ठीक है, जैसे दूनागिरी हो गया, उदयगिरी हो गया, हिमगिरी हो गया, इस तरीके से हम लोग नाम देंगे, याद रखिएगा। क्लियर है पॉइंट? तो यहां पे नीलगिरी क्लास के अंदर 7 शिप बनाने का ऑर्डर दिया गया डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। और ये 7 शिप कौन बनाएगा या किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया जाएगा ना, तो इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया P-17A। याद रखना, P-17A इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया। यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक प्रोजेक्ट बनाया, उस प्रोजेक्ट का नाम है P-17A। उस प्रोजेक्ट के अंदर में 7 शिप्स बनाई जाएंगी, आईएनएस बनाई जाएंगी। वो सातों शिप्स की जो क्लास होगी वो क्या होगी? आईएनएस नीलगिरी। क्लियर पॉइंट? नीलगिरी। और अभी क्या बनाया गया है? तो आईएनएस तारागिरी। मैंने क्या बताया था? नीलगिरी में अलग अलग नाम आएगा। तो इसी नीलगिरी क्लास का जो चौथा शिप है, फोर्थ शिप है, वो कौन सा है?
आईएनएस तारागिरी। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, अब स्क्रीन पर जो कुछ भी है बच्चों आपको सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। कमीशन हुआ नहीं है, होने वाला है। ठीक है, प्रोजेक्ट बता दिया 17A, नील क्लास आपको मैंने बता ही दिया। एक और चीज है, ये फ्रिगेट, फ्रिगेट ये जो शिप है ना, फ्रिगेट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। फ्रिगेट टेक्नोलॉजी है इसमें। फ्रिगेट का मतलब क्या होता है, ये दुश्मन के एरिया में जाएगा लेकिन दुश्मन के रडार से बच के आ जाएगा। समझे? यानी ये जाएगा, ये एक ऐसा सिपाही के तौर पे काम करेगा, ऐसा स्पाई के तौर पे काम करेगा, दुश्मन के एरिया में जाएगा और अपना काम वाम निपटा के चुपके से आ भी जाएगा, दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा। इस टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं हम लोग? फ्रिगेट टेक्नोलॉजी कहते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से आप देखिए कितनी ज्यादा ताकत है अभी हमारे आईएनएस तारागिरी में। अभी तो एक खेल है, अभी आपको और बताता हूं आगे और कौन कौन सी चीजें इसमें जुड़ी हुई हैं। चलिए अब देखते हैं तारागिरी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। बाकी तो मैं आपको बता ही चुका हूं। ठीक है, ये आपका स्टील्थ, स्टील्थ गाइडेड है, यानी कि रडार को धोखा देने वाला टेक्नोलॉजी है इसमें। ठीक है, और नीलगिरी क्लास का है, प्रोजेक्ट 17A के तहत इसको बनाया गया है। किसने बनाया है? मैसगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने बनाया है, एमडीएल, जो कि मुंबई की एक क्या है, कंपनी है। अच्छा, एक और चीज, जो 7 शिप बनाई जानी थी ना, ठीक है, वो बनाई जानी थी 4+3 में। ठीक है, जो 4 बनाएगा ना, वो कौन बनाएगा? यही बनाएगा, एमडीएल, यानी मैसगांव डॉक शिपयार्ड। ठीक है, एमडीएल 4 बनाना था। ठीक है, और जीआरएसई कंपनी है कोलकाता की। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गार्डन रिच। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग? गार्डन रिच, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियरिंग। ठीक है, गार्डन शिप बिल्डर्स इंजीनियरिंग। क्लियर पॉइंट, याद रखना है, इंजीनियर्स। ठीक है, इंजीनियर्स, ये जीआरएसई हम कहते हैं। जीआरएसई कहां की है? ठीक है, तो कोलकाता की है। ठीक है, याद रखना, कोलकाता की है। तो जो 7 ऐसी शिप बनाई जाएगी नीलगिरी क्लास के अंडर में, तो 4 आपका कौन बनाएगा? एमडीएल, यानी मैसगांव शिपयार्ड, मैसगांव शिपयार्ड डॉक शिपयार्ड, और जो 3 बनाई जाएगी जीआरएसई बनाई जाएगी, यानी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स, जो है कोलकाता की कंपनी है, वो बनाएगी। तो 2 कंपनियों का नाम आपको याद रखना है। अब वो तो बनाने वाली कंपनियां होगी, डिजाइन कौन करेगा? जैसे कपड़ों का डिजाइनर अलग होता है, कपड़ों को सिलने वाला दर्जी होता है। ठीक है, तो ये दोनों कंपनियां दर्जी हैं। कपड़े को डिजाइन करने वाला, यानी शिप को डिजाइन करने वाला कौन है भाई साहब? वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो है। वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो है ये। इस शिप को डिजाइन किया हुआ है, 1954 में इसको बनाया गया था, ताकि शिप्स को अच्छे से डिजाइन किया जा सके। ठीक है, शिप देखिए, शिप को डिजाइन करने का मतलब ये नहीं कि उसमें अच्छी अच्छी खूबसूरती से जैसे उसको सजाया जाए। ठीक है, याद रखिएगा, मैंने साउथ की एक मूवी देखी थी, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी है। ठीक है, लेकिन कोई तो मूवी थी, उसमें क्या बोलता है? हथियार को खतरनाक दिखना चाहिए, हथियार को देखते ही दुश्मन के छक्के छूट जाएं, ऐसा होना चाहिए। तो इस तरीके से शिप को बनाया जाए, जैसे ही हमारे दुश्मन इसको देखें भाई उनके पसीने छूट जाने चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखते हुए यहां पे पूरी पूरी शिप को डिजाइन किया गया है। क्लियर पॉइंट, याद रखना। अब ये आईएनएस तारागिरी जो है, ये पहली बार हमारी इंडियन नेवी ने नहीं सुना है ये नाम। ये एक पुराना शिप हुआ करता था, पुराना शिप हुआ करता था, जिसे 2013 में रिटायर कर दिया गया। 1980 से लेकर 2013 तक काम किया था वो। उसका नाम क्या था? तारागिरी। याद आया? ठीक है, ओल्ड तारागिरी। क्लियर है बच्चों? अब क्लियर हो रहा, ओल्ड तारागिरी। तो ये जो तारागिरी है ना, वो रिटायरमेंट हो गया ना। अब देखिए, फौज की सबसे अच्छी बात क्या है ना, वो शिप्स को भी रिटायर करते हैं, वो शिप्स को भी कमीशन करते हैं। देखिए, जब आप जाते हो ना, बोलते हैं कि मेरा तो कमीशन हो गया शिप उसमें, आर्मी में। इसका मतलब क्या है? आपके सितारे लग गए, आप ज्वाइन कर गए। कमीशन होने का मतलब ये है। आदमियों की बता रहा हूं, सोल्जर्स की बता रहा हूं मैं। आप लोग जब भी जाएंगे ना, ठीक है, कोई लेफ्टिनेंट सिलेक्ट हो रहा तो बोलना, तेरा कमीशन हो गया क्या? तो हाँ, मेरा कमीशन हो गया। इसका मतलब क्या है? आप सिलेक्ट हो चुके हो, आप ज्वाइन कर चुके हो। कमीशन का मतलब ये है। रिटायरमेंट, जो डॉग्स होते हैं ना हमारे फौज में, डॉग्स, ठीक है, उनकी भी सैलरी जाती है, उनका भी देखभाल किया जाता है एक सोल्जर्स की तरह। तो हमारे इंडियन आर्मी की, हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री की बहुत ही प्यारी बात है। तो यहां पे एक शिप थी जिसको रिटायर किया गया था 2013 में, तो उसकी लिगेसी को मेंटेन करने के लिए, उसके याद में, ठीक है, ये आईएनएस तारागिरी दोबारा किया गया। यानी कि आईएनएस तारागिरी है ना, एक पुनर्जन्म है, पुनर्जन्म है। ठीक है, रीइंकार्नेशन है। किसका? पुरानी वाली आईएनएस तारागिरी का। क्लियर पॉइंट। अब इसको जो बनाया गया, मल्टीपर्पस रोल के लिए बनाया गया, मल्टीपर्पस रोल के लिए बनाया गया। अब देखिए मल्टीपर्पस रोल कौन कौन से हैं, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले देखते हैं, छोटा सा एक ब्यौरा मैं आपको दे देता हूं कि कब कब बनाया गया था। ठीक है,
20 में इसको फैसला किया गया कि हम लोग यहाँ पे बनाएंगे और शुरुआत की गई। ठीक है, 2022 में इसको लॉन्च किया गया कि भैया अब हम बना रहे हैं, सब कुछ प्रॉपर तय हो गया है। ठीक है, 2025 में डिलीवर कर दिया गया कि हाँ भैया हम लोगों ने बना दिया। यानी एमडीएल जो कंपनी थी उसने नेवी को हैंड ओवर किया, कमीशन नहीं किया गया। अभी इसमें थोड़ा बहुत काम बाकी है, नेवी भी तो कुछ थोड़ा बहुत काम करेगी। ठीक है, कर दिया गया है। और जैसे इसको हैंड ओवर किया गया वैसे इसका अनावरण कर दिया गया, यानी कि लॉन्च कर दिया गया कि भैया हम लोगों ने ये शिप बना लिया है। अभी कमीशन दिसंबर में किया जाएगा, जैसा भी प्लान होगा जब भी कमीशन किया जाएगा आपको बता दिया जाएगा। क्लियर है? इसमें डिस्प्लेसमेंट कितने टन का है? तो 6670 टन का डिस्प्लेसमेंट है। स्पीड 52 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में चलेगी। रेंज कितना है इसका? 5500 नॉटिकल माइल का रेंज है। और क्रू यानी कितने लोग इस पे सवार हो सकते हैं? तो 226 लोग इस पे सवार हो सकते हैं। ठीक है, आप देखिए कितनी ज्यादा कैपेबिलिटी है। अब इसकी कैपेबिलिटी को थोड़ा और गहराई में देखते हैं। ठीक है, प्रोपल्शन की बात कर लेते हैं, यानी कि जो फ्यूल वगैरह है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें जो फ्यूल होगा ना वो दो तरीके से होगा, डीजल पे भी काम करेगी ये और गैस पर भी काम करेगी। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कोडॉक बोलते हैं। कोडॉक, कोडॉक का मतलब क्या होता है? कंबाइंड, कंबाइंड सीओ, कंबाइंड डीजल और गैसेस। कोडॉक का मतलब ये है, यानी डीजल पर भी काम करेगा ये, ठीक है, और गैस पर भी काम करेगा और कम डीजल में बहुत ज्यादा स्पीड में जाएगा। इसमें ये टेक्नोलॉजी दिया हुआ है। वेपन की बात कर लेते हैं, इस पे कौन कौन से वेपन लगाए जाएंगे? भैया ये तो है तो शिप ना, शिप थोड़ी ना ढू ढू गोली मारेगी, नहीं, शिप के ऊपर हथियार लगाए जाते हैं। वो हथियारों के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से हथियार है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि नेवी ने डिमांड की थी कि देखिए सर अपने को ऐसा एक शिप चाहिए जिसमें बहुत सारे हथियार लगे हों, यानी एक शिप जाए और दुश्मन को उसकी मतलब लंका लगा दे दुश्मन की, भाई एकदम मतलब धुआंधार बल्लेबाजी करके आ जाए, ऐसा शिप चाहिए हमारे को। तो वही इस पे हथियार कौन कौन से हैं देखिए। ठीक है, 32 बैरक 8 मिसाइल। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वाली मिसाइल देख रहे हैं ना, ये है 32 बैरक 8। ये 32 मिसाइलें एक साथ छूटती हैं, 32 मिसाइलें एक साथ एकदम ऐसे, ठीक है, ऊपर 32 जू 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 जाएंगे और 32 मिसाइलें एक साथ छूटती हैं। याद रखेगा, ब्रह्मोस मिसाइल आपको पता ही है कि रशिया के साथ मिलकर हम लोगों ने बनाया है। ठीक है, उसके बाद नेवल गन बहुत सारी है इसमें, उसमें AK 630 CIWS ये भी एक तरीके का मिसाइल ही है, यूं कह लीजिए टॉर्पेडो है। टॉर्पेडो बोले तो मतलब जो पानी के अंदर चलने वाली मशीन है ना, जो आपका मिसाइल है ना उसको हम लोग टॉर्पेडो बोलते हैं। तो ये 3 टॉर्पेडो एक साथ चलता है, वो वाला एक मतलब हथियार है, वो वाला एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, वरुणास्त्र नाम का एक टॉर्पेडो है। टॉर्पेडो जब पानी के अंदर मिसाइल जाती है ना उस मिसाइल को टॉर्पेडो कहते हैं। तो उसका नाम क्या है? बहुत ही अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है, उसका नाम क्या रखा है? वरुण अस्त्र नाम रखा गया है। ठीक है, और यहाँ पे BRU रॉकेट लॉन्चर, बहुत सारे रॉकेट लॉन्चर्स है जो कि रॉकेट को टू 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 करके लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा पूरा वेपन सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, सेंसर्स की बात कर लेते हैं। सेंसर्स आपको पता है जो दूर से शिप आ रही है दुश्मन की उनको सेंस कर लेना, हम लोग कितनी गहराई में जा रहे हैं उनको सेंसर्स के जरिए ही पता चलता है ना। ठीक है, आपको पता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक MF स्टार एक रडार सिस्टम है, यानी कि ये हमारा रडार सिस्टम है, हमारा जो दुश्मन के शिप्स को दूर से ही भांप लेगा कि कौन सा वाला आ रहा है और कितनी दूरी पर है और कितनी पास आएगा तो हम उस पर अटैक करेंगे। ठीक है, यहां पे देखिए। उसके बाद आपका एल बैंड रडार, ये भी एक रडार ही है। ठीक है, ये आपका हमजा NG यानी कि नेक्स्ट जनरेशन सोनार है। सोनार टेक्नोलॉजी यानी कि गहराई नापने में काम आती है समुद्र की, तो गहराई पता चलना चाहिए ना भाई कि हम लोग कितने गहराई में है, क्योंकि गहराई के हिसाब से शिप में प्रेशर बनता है और प्रेशर के हिसाब से हमारी शिप ऊपर नीचे हम लोग रखते हैं। तो ये गहराई नापने के लिए बहुत सारी यहाँ पे टेक्नोलॉजी है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हम लोग युद्ध में इलेक्ट्रॉनिक्स का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी टेक्नोलॉजी यहाँ पे दिया हुआ है। कवच डिकॉय लॉन्चर्स है। कवच डिकॉय लॉन्चर का मतलब क्या होता है, जैसे एक शिप एरिया हमारी है ना, ऐसे ही एक शिप का एक ब्लूप्रिंट बगल में दिखाई देगा। ऐसा लगेगा दूर से देख के ना, जैसे मैं खड़ा हूं ऐसा लगेगा ना कि अरे जैसर यहां भी खड़े, जैसर यहां भी खड़े, ऐसे ही एक शिप का छवि बन जाएगी बगल में। तो दुश्मन को क्या लगेगा कि हमारी शिप तो नीचे है और उनकी और दुश्मन को लगेगा कि ये वाली शिप असली है। तो शिप को धोखा देने के लिए छवि क्रिएट करने का काम करता है कौन? कवच डिकॉय लॉन्चर्स। यानी इस तरीके से बहुत सारी यहाँ पे टेक्नोलॉजी दिखाई देंगी यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए हेलीकॉप्टर्स है, जिसमें ध्रुव हेलीकॉप्टर हो गया, जो जिसको हम लोग सी किंग हॉकर्स के नाम से जानते हैं। इस तरीके के बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल यहां पे किया गया है। यानी कि इसमें मशीन गन से लेकर के, मिसाइल से लेकर के, टॉर्पेडो से लेकर के, सोनार सिस्टम से लेकर के, रडार सिस्टम से लेकर के सब कुछ अवेलेबल है। तभी तो यहाँ पे पड़ोसी देशों को ऐसा लग रहा है कि भाई इंडिया क्या ही लेकर के आ रहा है, अब हमारा पता नहीं क्या ही होगा। और दूसरा पॉइंट भाई, ये तो चौथा मिसाइल है, अभी मिसाइल, ये तो चौथी शिप है भाई साहब,
अभी 3 और बाकी है। जैसे जैसे 3 आती चली जाएंगी, उनके ऊपर टेक्नोलॉजी, उनके ऊपर जो आपके पूरा ताकत झोंक दी जाएगी उनको बनाने में, और फिर जो बन के आएंगी भाई साहब, दुश्मन देखता रहेगा। ठीक है, अभी देखिए क्यों पूरी तरीके से हमारे जो हर तरीके से किस तरीके से इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये इंडिया की नेवल पावर को तो डेफिनेटली बूस्ट कर ही रहा है। ठीक है, और जैसा कि इंडिया ने एक कसम खा रखी है कि भाई इंडियन ओशन हमारा है, हमारा क्या है, इंडियन ओशन हमारा है भाई साहब। ठीक है, इसमें हम किसी को आंख उठाने नहीं देंगे। इसी के लिए ऑपरेशन सागर भी लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन बहुत सारे हम लोगों ने लॉन्च किया कि इंडियन ओशन में भाई साहब हमारा ही दबदबा रहेगा। काहे का चाइना, काहे का यूएस, कुछ नहीं, जो मर्जी आ जाए, इंडियन ओशन में हमारा ही दबदबा रहेगा। तो इंडियन नेवी को मजबूत करने की तो जरूरत थी, और इंडियन ओशन आप देखना मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जरूरत थी, हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, स्टील टेक्नोलॉजी की जरूरत थी, हम लेकर के आ रहे हैं। ऐसे खतरनाक वॉरशिप्स की जरूरत थी, तारागिरी आ गया है भाई साहब। ठीक है, ये सब कुछ करके हमारा एक विजन हुआ करता था, आत्मनिर्भर भारत। देखिए दूसरे देश क्या करते थे ना, कि हमको धमकाते थे, डराते थे, क्योंकि उनको पता है कि भाई भारत तो हथियार बाहर से ही खरीदेगा, हमसे ही खरीदेगा, हम हथियार बेचेंगे ही नहीं, भारत कमजोर हो जाएगा। अरे पागल हो क्या। ठीक है, अभी हिंदुस्तान में 2 ऐसे धुरंधर हैं जो 10 मिनट बैठ के सोच लेना करना क्या है। ठीक है, तो भाई तुम्हारी लंका लगा देंगे वो। ठीक है, नाम उनका अमित शाह और मोदी, सिर्फ सोच लेना क्या करना है, तो आप समझ जाओ बहुत कुछ कर लेंगे वो। ये ऐसे 2 लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे भाई साहब, और आप देख सकते हो किस तरीके से हमारी ताकत को मजबूत किया जा रहा है। ठीक है, तो आत्मनिर्भर भारत उन्होंने ही चलाया था और बोला था अब हम नहीं खरीदेंगे कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट, कोई हथियार नहीं खरीदेंगे, अब हम जो भी खरीदेंगे, जो भी बनाना होगा हिंदुस्तान में बनाएंगे। अभी चाइना ने, यूएस ने, जो पहले हम हथियार बेचते थे उनके साथ जैसे हमने प्रोडक्शन करने की बात की, स्वीडन से हमने कार्ल गुस्ताफ नाम का वेपन सिस्टम था। वेपन सिस्टम होता है ना, जैसे कि एक ही हथियार में बहुत सारे हथियार होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक हमने वो पकड़ लिया मिसाइल, उसी में से बॉम्ब निकाल के फेंक दिया, उसी में से चक्कू निकाल के घोप दिया, उसी में से धूड़ किया तो रॉकेट लॉन्चर भी चला गया, तो उसको वेपन सिस्टम बोलते हैं। तो एक नाम था कार्ल गुस्ताफ गुस्ताफ करके। स्वीडन बोल रहा था कि हम बेचेंगे। भाई हमारे मोदी ने कहा है ऐसे कैसे बेचोगे भाई, हम तुमसे नहीं खरीदेंगे, तुम अगर लग रहा है तो आओ इंडिया में जमीन खरीदो, सब कुछ बनाओ, हम तुमको सपोर्ट करेंगे बनाने में। खरीदेंगे नहीं भाई साहब, स्वीडन को मजबूरन आना पड़ा इंडिया। अब कार्ल गुस्ताफ इंडिया में बन रही है, आप समझिए यहाँ पे। ठीक है, तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है, आत्मनिर्भर भारत ने भैया भारत को इतना तो आत्मनिर्भर बना दिया है कि हमें अब किसी की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, हमारा जो ब्लू वाटर पॉलिसी या फिर नेवी जो है, उसकी कैपेबिलिटी को लॉन्ग रन में भी देखा जा रहा है कि भैया इंडिया लॉन्ग रन में बहुत आगे बढ़ रहा है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा देखते हुए जो हमारे दुश्मन है, उनके सबमरीन्स हैं, वो अपना रास्ता बदलने को मजबूर हो रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आज का सेशन था। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और अगर आपको सेशन लगा कि हाँ यार कुछ तो मिल रहा है यहाँ पे, तो आप हमारे पेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें बच्चों। बहुत मेहनत लगती है, बहुत रिसर्च लगती है आप लोगों तक ये सारी इंफॉर्मेशन लेकर आने में। चलिए मिलेंगे किसी और अगले सेशन में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद।